Hello, guys. This is Osama, and welcome back to my YouTube channel. Today, we are going to discuss the chapter number 10 of Introduction to Computing. So, let's get started. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि कंप्यूटर जो है वो किस तरह डाटा को स्टोर करते हैं। हमने कुछ टेक्स्ट कोड्स देखे थे जिसके अंदर आस्की कोड्स था, एक्सटेंडेड आस्की कोड्स था, यूनिकोड था और EBCDIC कोड्स था जिसके अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है डाटा को। हमने बाइनरी अरिथमेटिक को देखा था, बुलियन अलजेब्रा को देखा था, हमने CPU को देखा था और हमने मशीन साइकिल को भी देखा था। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मेमोरी। हम आज मेमोरी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेमोरी को सिंपली आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स से मिलके जो है आपकी मेमोरी वो बनी होती है। डाटा नीडेड बाय दोज इंस्ट्रक्शंस, एंड जो डाटा चाहिए होता है उन इंस्ट्रक्शंस से वो होता है, और स्टोर इंस्ट्रक्शंस वेटिंग टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द प्रोसेसर, और ये उन इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है और वेट करता है जो कि प्रोसेसर ने एग्जीक्यूट करनी होती हैं। और जो इसके रिजल्ट्स होते हैं प्रोसेसिंग के, वो डाटा इंफॉर्मेशन की फॉर्म में आपको मिलते हैं जो कि एक यूजफुल इंफॉर्मेशन होती है। अब ये जो मेमोरी होती है ये स्टोर करती है प्रोग्राम्स को भी और उसके साथ साथ डाटा को भी। और CPU जो होता है वो कंटिन्यूसली होल्ड कोई चीज भी परमानेंटली नहीं कर सकता। सो दैट इज द रीजन कि मेमोरी की ये एक चीज है। स्मॉल चिप्स ऑन द मदरबोर्ड आर ऑन अ स्मॉल सर्किट बोर्ड। छोटी छोटी चिप्स होती हैं मदरबोर्ड के ऊपर जो कि सर्किट बोर्ड के ऊपर लगी होती हैं, अटैच होती हैं मदरबोर्ड के ऊपर, जो CPU को अलाउ करती हैं कि CPU कोई ना कोई चीज अब जो मेमोरी है वो स्टोर भी कर सके उसके ऊपर, और जब उसको जरूरत पड़े वो वहां से क्विकली जल्दी से रिट्रीव भी कर सके, मतलब रिट्रीव का वहां से हासिल भी कर सके। मोर मेमोरी मेक्स अ कंप्यूटर फास्टर। जितनी मेमोरी आपके पास ज्यादा होगी उतना ही कंप्यूटर जो है आपका वो फास्टली काम करे। नेक्स्ट अगर हम देखें मेमोरी का, तो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के ऊपर ये बेस करती थी जिसके अंदर प्रोग्राम्स को स्टोर किया गया। मेमोरी स्टोर्स 3 बेसिक कैटेगरीज। 3 बेसिक कैटेगरीज जो होती हैं वो मेमोरी स्टोर करने की होती हैं, जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरे अदर सिस्टम्स आ जाते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आ जाते हैं जो इसके अंदर स्टोर होते हैं, और डाटा बीइंग प्रोसेस्ड, जो डाटा आपने प्रोसेस करना होता है और जो रिजल्टिंग इन्फॉर्मेशन आपके पास होती है वो सारी की सारी इसके ऊपर स्टोर होती है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो बिट के बारे में बताया गया है। एज वी डिस्कस्ड लास्ट टाइम के, बिट जो होता है एक स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट होता है जिसके अंदर मेमोरी को स्टोर किया जाता है, और जो बाइट होता है वो एक स्मॉलेस्ट एड्रेसेबल यूनिट होता है जो कि कैरेक्टर भी हो सकता है जिसके ऊपर मेमोरी स्टोर होती है। ये आप ऐसी समझ लें जिस तरह के एक रूम होता है बिट, और बाइट जो है वो एक हाउस है। ईच मेमोरी सेल हैज एन एड्रेस। हर एक मेमोरी सेल का एक एड्रेस होता है, एंड एड्रेस इज अ यूनिक नंबर। एक एड्रेस जो होगा वो एक यूनिक नंबर होता है जो कि आइडेंटिफाई करता है किसी भी लोकेशन को, किसी भी बाइट की लोकेशन को मेमोरी के ऊपर। नेक्स्ट आपके पास है मेमोरी के साइजेस। अब डिफरेंट मेमोरी के साइजेस हैं, और बाइट जो है वो एक बेसिक स्टोरेज यूनिट है मेमोरी का जिसके अंदर मेमोरी जो है वो स्टोर होती है। अगर आप मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस की बात करें तो ये किलोबाइट्स के अंदर भी आपको मिल जाएंगी, मेगाबाइट्स के अंदर भी आपको मिल जाएंगी, गीगाबाइट्स के अंदर भी आपको मिल जाएंगी, और टेराबाइट्स के अंदर भी मिल जाएंगी। और ये एक पिक्टोरियल डायग्राम आपको नजर आ रही है जिसके अंदर बताया गया कि कितने इसके अंदर आपके पास बाइट्स होती हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो व्हाट मेमोरी स्टोर्स। मेमोरी असल में स्टोर ही क्या चीज करती है? मेमोरी इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करती हैं जो कि वेट कर रहे होते हैं प्रोसेसर पे, जो कि एग्जीक्यूट होने होते हैं। डाटा नीडेड बाय दोज इंस्ट्रक्शंस, डाटा जो चाहिए होता है इंस्ट्रक्शंस के लिए, एंड और इसके अलावा रिजल्ट्स ऑफ प्रोसेसिंग इन द डाटा। जो रिजल्ट्स डाटा के प्रोसेस होने के बाद आते हैं, इंफॉर्मेशन आती है, यूजफुल इंफॉर्मेशन, वो भी मेमोरी के अंदर स्टोर होती है। अब 3 बेसिक कैटेगरीज होती हैं इस मेमोरी स्टोरेज की। द फर्स्ट वन इज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अदर सिस्टम सॉफ्टवेयर। सेकंड वन जो आपके पास एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, एंड द लास्ट वन इज डाटा बीइंग प्रोसेस्ड एंड द रिजल्टिंग इन्फो। ये जो 3 चीजें आपके पास, ये जो मेमोरी है वो स्टोर कर, आपके पास आ जाता है वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी। अब वोलेटाइल मेमोरी से हमें क्या लगता है? वोलेटाइल मेमोरी ऑब्वियसली जब पावर ऑफ होगी, जब इलेक्ट्रिसिटी ऑफ होगी तो ये मेमोरी वैनिश हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड जो नॉन वोलेटाइल होती है वो कंटेंट्स, उसके पावर अगर रिमूव भी हो जाए तो वो कंटेंट्स उसके लूज नहीं होते। अगर आप वोलेटाइल की एग्जांपल लें तो उसमें रैम आ जाती है, और अगर आप नॉन वोलेटाइल में एग्जांपल लें तो उसमें रोम आ जाती है, फ्लैश मेमोरी आ जाती है, और सीमोस आ जाता है। जो कि सीमोस क्या होता है कि जो आपके कंप्यूटर के आपका कंप्यूटर ऑफ भी हो जाए फिर भी उसके अंदर कुछ पावर रहती है जो आपके डेट को और आपके डे को मैनेज करके रखता है कैलेंडर। जब आप दोबारा लैपटॉप यूज करते हैं या जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो वो आपके ऑटोमेटिकली जो आपकी टाइमिंग होती है या डेट होती है वो सेट हो जाती है। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। इसको एक्सटेंसिवली डिस्कस करते हैं हम। अब रोम के अंदर आपके पास नॉन वोलेटाइल के अंदर रोम आ जाती है,
जो कि डाटा को पावर ऑफ होने के बाद भी होल्ड करके रखता है। आपकी बायोस आ जाती है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और आपके पोस्ट आ जाता है जिसको पावर ऑन शेल्फ टेस्ट। नेक्स्ट अगर आप रोम के टाइप्स देखें तो इसके अंदर रीड ओनली मेमोरी है जो कि रेफर करती है एक मेमोरी चिप को जिसके अंदर परमानेंटली डाटा जो होता है वो स्टोर होता है और इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो स्टोर होती है। और पी रोम की बात करें तो ये प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी चिप होती है जो कि ब्लैंक होती है रोम चिप, और इसको परमानेंटली इस पर आप कोई भी डाटा जो है वो लिख सकते। नेक्स्ट आपके पास आ जाती हैं रोम की टाइप्स। अब रिटन ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर, आप इसको तब लिखते हैं जब मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं, लाइक जितना ये जितना ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा उतना स्मॉल रन करेगा। मीन्स टू से अगर आपने एक दफ़ा उसे प्रोग्राम करना है दैट इज़ पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होगा। अगर एक से ज़्यादा दफ़ा रीड एंड राइट करना है तो ई पी रोम, जिसको अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, जो रेज्ड बाय यूवी अल्ट्रावायलेट रेज के जरिए होती है। अगर आपने इलेक्ट्रिकली अरेजेबल करना है तो उसको ई रोम कहते हैं, इलेक्ट्रिकली अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और ये कुछ ज़्यादा लाइक टाइम लेती है रीड को और राइट करने में, और एक फ्लैश मेमोरी होती है जो कि अरेज करती है मेमोरी इलेक्ट्रिकल। नेक्स्ट आपके पास फ्लैश मेमोरी अगर देखें तो ये कॉमनली यूज तो नहीं होता, नहीं होती, लेकिन इसमें डाटा जो होता है वो फिजिकल स्विचेस की फॉर्म में स्टोर होता है, और स्पेशल फॉर्म ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है जिस जो कैमरा कार्ड्स के अंदर, यूएसबी की चेन्स के अंदर और माइक्रोवेव और कार्ड्स के अंदर यूज होता है। फ्लैश मेमोरी की अगर आप देखें तो मजीद इसके बारे में देखें तो ये कैन बी इलेक्ट्रिकली अरेज, इसको ये इलेक्ट्रिकली अरेज हो सकती है और रीप्रोग्राम्ड की जा सकती है। हाई डेंसिटी नैंड टाइप इसके अंदर मौजूद होती है, और जिसको आप प्रोग्राम करते हैं और रीड करते हैं स्मॉलर ब्लॉक्स के अंदर और पेजेस के अंदर। नॉर टाइप अलाउज अ सिंगल मशीन वर्ड, जो नॉर टाइप होता है वो अलाउ करता है सिंगल मशीन वर्ड बाइट को कि वो रिटन हो सके और रीड हो सके इंडिपेंडेंटली। एंड द नेक्स्ट इज लिमिटेशंस। अगर आप इसकी लिमिटेशंस के बारे में देखें तो इसकी लिमिटेशंस इसकी ये थी कि एक तो जो ब्लॉक होता है वो अरेज हो जाता है, सारा का सारा अरेज हो जाता है, ठीक है, मेमोरी वेयर हो जाती है और रीड डिस्टर्ब हो जाता है। ये कुछ इसके लिमिटेशंस हैं, प्रॉब्लम। आपके पास आ जाता है जी फ्लैश मेमोरी। वही वाली उसकी कुछ टाइप्स दिखाई गई हैं कि कौन सी फ्लैश मेमोरी की टाइप्स होती हैं, उसके कुछ दिखाए गए हैं। नेक्स्ट आपके पास फ्लैश मेमोरी के बारे में मजीद कुछ बताया गया है। फ्लैश मेमोरी जो है वो आप उसको अरेज कर सकते हैं इलेक्ट्रिकली, और वो री रिटर्न भी होती है, मतलब एक दफा आपने लिख लिया उसको अरेज करके दोबारा उस पर ओवरराइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। सीमोस एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो हाई स्पीड होती है और पावर भी कम कंज्यूम करती है। अच्छा, ऑन द अदर हैंड अगर आप रैम पे चले जाएं तो रैम क्या होती है कि इट रिक्वायर्स पावर टू होल्ड डाटा। इसको पावर चाहिए होती है जब तक डाटा इस पे होल्ड हो। जैसे ही पावर खत्म होगी अरेज, तो ये सारी की सारी मेमोरी जो होगी वो अरेज हो जाएगी। रैम स्टैंड्स फॉर रीड ऑन रैंडम एक्सेस मेमोरी। डाटा इन रैम हैज एन एड्रेस। डाटा जो भी होता है इस पे कोई ना कोई एक्सेस एड्रेस होता है। सीपीयू जो होता है वो रीड करता है डाटा को यूजिंग द एड्रेस को इस्तेमाल करते हुए। सीपीयू कैन रीड एनी एड्रेस। सीपीयू कोई भी एड्रेस जो है वो रीड कर सकते। नेक्स्ट अगर आप रैम की मजीद बात करें तो ये एक मिस नेम्ड है और सेमीकंडक्टर मेमोरी का, जो कि रैंडम एक्सेस होता है। सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है, इसमें अंदर सिलिकॉन वगैरह को यूज किया जाता है। रैंडम एक्सेस मींस इंडिविजुअल वर्ड्स ऑफ मेमोरी आर डायरेक्टली एक्सेस्ड थ्रू द वाइड इन एड्रेसिंग लॉजिक। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो इंडिविजुअल वर्ड्स होते हैं मेमोरी के वो डायरेक्टली एक्सेस हो जाते हैं एड्रेसिंग लॉजिक से। रीड एंड राइट होता है, इसके अंदर आप कर सकते हैं। ये वोलेटाइल होती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। रैम मस्ट बी प्रोवाइडेड विद अ कांस्टेंट पावर। रैम जो होती है आपकी वो मस्ट वो प्रोवाइड करती है आपको कांस्टेंट पावर, आपको उसके लिए चाहिए होती है इफ द पावर इज इंटरप्टेड, और अगर तो पावर इंटरप्ट हो जाए तो जो डाटा होगा वो आपका लॉस्ट हो जाएगा। कैन ओनली बी यूज्ड एज टेम्परेरी स्टोरेज, और ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरी स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट यू हैव द सेमीकंडक्टर मेमोरी। सेमीकंडक्टर मेमोरी के अंदर क्या जाता है कि अगर आप अर्लियर कंप्यूटर्स के अंदर देखें तो जो मेन मेमोरी एम्प्लॉयड थी ऑफ अरे की डोनट शेप्ड फेरोमैग्नेटिक लूप्स के अंदर होती थी, जिसको आप कोर्स कह सकते थे। आजकल सेमीकंडक्टर चिप्स के अंदर मेमोरी जो है वो स्टोर वगैरह हो रही है, जो यूनिवर्सली है। इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो वही दो स्टेट्स हैं, बाइनरी स्टेट्स हैं 1 और 0, जिसके अंदर कोई भी आपकी मेमोरी जो है, कोई भी आपका डाटा जो है वो स्टोर होता है, और ये कैपेबल होता है कि आप उसको लिख सकें एक दफ़ा और सेट कर सकें स्टेट उसकी, और कैपेबल ऑफ बीइंग रीड टू सेंस द स्टेट, और कैपेबल होता है कि वो स्टेट को रीड भी कर सके। नेक्स्ट अगर आप देखें तो आपके पास मेमोरी सेल ऑपरेशन है, जिसके अंदर आप ये चीज़ देख रहे हैं कि किस तरह सेल के अंदर आती है और उसको वो कंट्रोल करता है, और उसके बाद वो उसको रीड करता है। इसमें सेल सेलेक्ट, कंट्रोल, राइटिंग और रीडिंग के बारे में बताया गया कि किस तरह सिलेक्शन होती है, किस तरह कंट्रोल होता है।
किस तरह राइटिंग होती है और किस तरह रीडिंग होती है। नेक्स्ट आपको रैम की चिप्स के बारे में बताया गया है। आपके पास एक स्टैटिक रैम होती है, एक डायनेमिक रैम होती है और एक मैग्नेटोरेसिस्टिव रैम होती है जिसको एम रैम कहते हैं। एक डी रैम होती है और एक स्टैटिक रैम होती है। नेक्स्ट अगर आप स्टैटिक रैम के बारे में पहले बात करें तो बिट्स जो होती है इसमें स्टोर होती है ऑन ऑफ के स्विचेस की फॉर्म में। चार्जेस जो होते हैं वो इसके लीक नहीं होते बल्कि डिजिटल फ्लिप फ्लॉप्स की फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट होते हैं। इसमें रिफ्रेशिंग की भी ज़रूरत नहीं होती जब इसको पावर आप देते हैं, और इसकी कंस्ट्रक्शन जो होती है वो ज़्यादा कम्प्लेक्स होती है। ये रिक्वायर करता है लार्ज एरिया पर बिट, मतलब सिंगल बिट के लिहाज से इसका जो एरिया होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होती है, ये फास्टर होती है और ज़्यादा रिलायबल होती है। ये कैशे यूजेस एस रैम चिप्स, जो कैशे होती है वो ज़्यादातर एस रैम चिप्स को इस्तेमाल करती है मेमोरी को स्टोर करने के। नेक्स्ट यू हैव द डायनेमिक रैम। अब डायनेमिक रैम जो है वो दूसरी टाइप है। इसमें तो देख लें तो बिट्स जो स्टोर होते हैं वो एज चार्जेस की फॉर्म में स्टोर होती है कैपेसिटर्स के अंदर प्रेजेंस और एब्सेंस जो होती है चार्ज की कैपेसिटर की वो इंटरप्रेट करता है कि बाइनरी में जैसे कि ये 1 है, अगर प्रेजेंस है, एब्सेंस है तो वो 0। कैपेसिटर जो है वो न्यूट्रल टेंडेंसी रखता है डिस्चार्ज की, और डायनामिक से ये मुराद है कि इसमें टेंडेंसी होती है कि वो चार्ज को स्टोर कर सके या लीक कर सके जब पावर कंटिन्यूसली अप्लाई भी हो जाए। नीड रिफ्रेशिंग इवन व्हेन द पावर्ड, और इसको रिफ्रेशिंग की जरूरत पड़ती है जब पावर होती भी तब भी। नेक्स्ट अगर आप डायनेमिक रैम के बारे में देखें तो इसकी जो कंस्ट्रक्शन होती है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपलर होती है, स्मॉलर होती है पर बिट, लेस एक्सपेंसिव होती है। आप ये कह सकते हैं नीड रिफ्रेश सर्किट्स, बार बार अपने सर्किट्स को रिफ्रेश करना होता है। कंपेरेटिवली स्लोअर होती है और मेन मेमोरी को ये इस्तेमाल करते हैं, और एनालॉग डिवाइसेस के थ्रू स्टोर बाइनरी की फॉर्म में इसके अंदर जो डाटा होता है वो स्टोर होता है। कैपेसिटर कैन स्टोर एनी चार्ज वैल्यू विद इन अ रेंज। कैपेसिटर कोई भी वैल्यू जो है वो स्टोर कर सकता है जो उसकी रेंज के अंदर होता है, और जो इसका मेन थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है वो हमेशा 1 और 0 ही होती है, जिसके अंदर कैपेसिटर के ऊपर चार्ज है या एब्सेंस है। इस तरह ये स्टोर होता है। नेक्स्ट आपके पास अगर इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है एस रैम के अंदर और डी रैम के अंदर बताया गया है, होती दोनों वोलाटाइल है जब लाइक पावर इसको चाहिए होती है डाटा को प्रिजर्व करने के लिए। डायनामिक सेल के बारे में अगर आप बात करें तो सिंपलर टू बिल्ड, आसानी से आप इसको बिल्ड कर सकते हैं, और ये स्मॉलर होता है, छोटा होता है, मोर डेंस। इसमें जो सेल्स होते हैं वो आपके ज़्यादा डेंसर होते हैं, लाइक वो ज़्यादा यूनिट एरिया रखते हैं। एक्सपेंसिव कम होती है, ये इसको बार बार रिफ्रेशिंग करने की जरूरत पड़ती है, एंड लार्जर मेमोरी यूनिट्स आर रिक्वायर्ड। इसके अंदर बहुत आपको ज़्यादा मेमोरी यूनिट्स जो होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। अगर स्टैटिक की बात करें तो स्टैटिक रैम इज मच फास्टर, एंड द कैशे की अगर हम बात करें तो दोनों ऑन ऑफ चिप इसके ऊपर मौजूद होते हैं। इस सिंक्रोनस डी रैम की अगर आप बात करें तो इसमें एस डी रैम मौजूद होती है जिसके अंदर डाटा जो होता है वो एक्सचेंज होता है विद प्रोसेसर के साथ, डेट इज सिंक्रोनाइज्ड विद एक्सटर्नल क्लॉक। जो एक क्लॉक के साथ आपका जो डाटा होता है वो सिंक्रोनाइज होता है एक्सटर्नल क्लॉक के साथ, जिसमें कोई भी जो डाटा की प्रोसेसिंग है वो क्लॉक के जरिए होती है विद रिस्पेक्ट टू सम टाइम। एड्रेसेस इज प्रेजेंट टू रैम। एड्रेसेस जो होते हैं वो रैम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। रैम जो होता है वो डाटा को फाइंड करता है, सीपीयू वेट करता है कन्वेंशनल डी रैम के लिए कि डाटा जो है वो रिट्रीव हो और उसके बाद एग्जीक्यूट हो। सिंस एस डी रैम मूव्स डाटा इन टाइम विद सिस्टम क्लॉक, सो सीपीयू नोज व्हेन डाटा विल बी रेडी। क्योंकि ये सिस्टम क्लॉक के साथ मैनेज हुआ होता है, उसके साथ चल रहा होता है, तो सीपीयू को आइडिया होता है कि कब डाटा जो है वो रेडी होगा, कब उसको एग्जीक्यूट करना। और सीपीयू वेट नहीं करता, इट कैन डू समथिंग एल्स, लाइक उस टाइम पे वो कुछ और करना जाता है, लाइक आइडल पोजीशन में नहीं रहता। ब्रेस्ट मोड अलाउज एसडी रैम टू सेट अप स्ट्रीम ऑफ डाटा एंड फायर इट आउट इन द ब्लॉक। ब्रेस्ट मोड क्या करता है, वो एसडी रैम को अलाउ करता है कि वो सेटअप कर सके स्ट्रीम, डाटा की स्ट्रीम को, और उसको फायर आउट कर सके ब्लॉक से। नेक्स्ट आपके पास है एसडी रैम। एसडीआर से मुराद है सिंगल डाटा रेट, जो एक्सेप्ट करता है एक कमांड को और ट्रांसफर करता है डाटा के वर्ड को पर क्लॉक साइकिल, एक क्लॉक साइकिल में। टिपिकली अगर क्लॉक की फ्रीक्वेंसीज आप देखें तो 100 से लेके 133 मेगाहर्ट्ज तक होती हैं। चिप्स जो होती हैं वो बनी होती हैं वैरायटी ऑफ डाटा बस साइजेस। ज़्यादा कॉमनली इसमें 4, 8, 16 बिट्स की होती हैं। जो चिप्स होती हैं वो जनरली असेंबल्ड होती हैं 168 पिन DIMS जो कि राइट करती है नॉन ECC और ECC बिट्स को। टिपिकली SD रैम के जो क्लॉक रेट्स होते हैं वो 6600 और 133 मेगाहर्ट्ज होते हैं, और जो इसके पीरियड्स होते हैं, टाइम होते हैं, वो 15, 10 और 7.5 नैनोसेकंड। DDR1 रैम के बारे में बात किया जाएगा, इस तरह आगे इसके DDR2 के बारे में बात किया जाएगा। तो SD रैम जो होती है वो सेंड करती है डाटा को वंस पर क्लॉक, एक क्लॉक। डबल डाटा रैम DDR जिसको आप कहते हैं DDRS रैम जो होता है वो आपके इंटरफेसेस में मदद करती है, जो कि हाई ट्रांसफर रेट को पॉसिबल बनाती है। अगर आप मजीद आगे बात करें तो ये डाटा को ट्रांसफर करती है 64 बिट्स एट द सिंगल टाइम, एट वन टाइम।
SD रैम जो होती है वो ट्रांसफर रेट को बेहतर बनाती है, और हम इसलिए कह सकते हैं कि जो बस की फ्रीक्वेंसी होती है वो 100 मेगाहर्ट्ज DDR SD रैम होती है, जो कि मैक्सिमम ट्रांसफर रेट जिसका 1600 MB पर सेकेंड होता है, मतलब कि 1600 मेगाबाइट्स पर सेकेंड की फॉर्म। नेक्स्ट यू हैव द DDR2, वही जो मैंने पहले बात की है, ये इसकी नेक्स्ट जनरेशन है जो अलाउ करती है हायर बस स्पीड। इससे DDR1 से ये ज़्यादा हायर होती है, जो कि रिक्वायर करती है कम पावर, और ये भी इंटरनल क्लॉक के साथ ही अटैच होती है एट हाफ ऑफ द स्पीड ऑफ द डाटा बस, मतलब उससे ये ज़्यादा तेज होती है। टू फैक्टर्स की अगर आप बात करें तो दो फैक्टर्स इसको कंबाइन करते हैं और रिक्वायर करते हैं टोटल 4 डाटा ट्रांसफर के पर इंटरनल क्लॉक साइकिल। DDR 64 बिट्स एट अ टाइम ये डाटा ट्रांसफर करता है। 100 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है और जो मैक्सिमम रेट इसका होता है 3200 मेगाबाइट्स पर सेकंड। नेक्स्ट DDR3 है, इसके अंदर लॉन्ग बैंडविड्थ इंटरफेस होता है जिसमें मजीद डाटा तेजी से ट्रांसफर होता है। ये कुछ इसके स्पेसिफिकेशंस लिखे हैं। 2 ट्रांसफर पर साइकिल होती हैं इसके अंदर। मैक्सिमम जो रेट होता है इसका 64 मेगाबाइट्स पर सेकंड होता है, और इन एडिशन इसकी कैपेसिटीज जो है DDR3 की स्टैंडर्ड परमिट चिप कैपेसिटी जो उसकी है वो 8 गीगा बाइट्स तक। तो ये सारा उसके बारे में लिखो। नेक्स्ट अगर आप फॉरवर्ड या बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के बारे में बात करें तो DDR3 SD रैम जो होती है वो ना तो फॉरवर्ड होती है ना बैकवर्ड कंपैटिबल विद एन अर्लियर टाइप रैंडम एक्सेस रैम ड्यू टू डिफरेंट टाइप्स। सिग्नल वोल्टेजेस होते हैं, टाइमिंग्स होते हैं और कुछ अदर फैक्टर्स होते हैं जो इस पे ये मुंसलिक होती है। एस DDR2 भी नाइदर फॉरवर्ड नाइदर नॉर बैकवर्ड होती है, और DDR3 भी नाइदर फॉरवर्ड नॉर बैकवर्ड, और कंपैटिबल होती है विद आइदर DDR3 भी और DDR3 के मीनिंग। नेक्स्ट आपके पास कुछ कंपैरिजन बताए गए हैं कि DDR2 और DDR3 के बारे में क्या कंपैरिजन है, ये आप देख सकते हैं पिक्टोरियल डायग्राम के अंदर। इजीली आप हमने इसको डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट आपके पास RD रैम है जिसको रैम्बस डी रैम कहते हैं। RD रैम जो होती है चिप्स इसकी वर्टिकल पैकेजेस होते हैं विद ऑल द चिप्स ऑन वन साइड। एक साइड पे इसके तमाम पिन्स लगी होती हैं। ये चिप्स जो होती हैं एक्सचेंज करती हैं डाटा प्रोसेसर को 28 वायर से जो कि उसके साथ अटैच होती हैं। नो मोर देन 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, और 12 सेंटीमीटर से ये ज़्यादा लंबा नहीं होती है। ये बस को यूज़ करती है जो कि एड्रेस 320 RD रैम चिप्स की ट्रांसफर करती है, और जिसका ट्रांसफर रेट होता है वो 1.6 GB पर सेकंड होता है। नॉट इन यूज आफ्टर 2000 के बाद इसको इस्तेमाल करना नहीं किया गया, मतलब ऑब्सोलीट हो गई है। ये डी रैम के चिप सेट्स के बारे में कुछ कमेंट्स हैं। उसको बताया गया कि DDR2 क्या है, DDR3 क्या है, RD रैम क्या है, DDR SD रैम क्या है और SD रैम क्या है, पिक्टोरियल डायग्राम। नेक्स्ट आपके पास इसकी जो लास्ट टाइप आ जाती है वो है मैग्नेटो रेजिस्टिव रैम। ये ज़्यादा फास्टर भी होती है और ज़्यादा मेमोरी एनर्जी एफिशिएंट भी होती है, मतलब लाइक इलेक्ट्रिसिटी भी कम यूटिलाइज करती है। RRAM और इसका जो परफॉर्मेंस है वो तकरीबन SRAM सेम है। सिमिलर इसकी डेंसिटी होती है DRAM से, बट मच लोअर पावर कंजम्पशन विद DRAM, मच फास्टर एंड सफर्स नो डिग्रेडेशन ओवर टाइम इन कंपैरिजन टू फ्लैश मेमोरी। इसकी फास्टर मेमोरी रेट्स होते हैं और ये सफ़र कर नो डिग्रेडेशन सफ़र करती है। इसके अंदर कोई डिग्रेडेशन का अमल नहीं होता ओवर टाइम के साथ साथ। और इसका अगर आप कंपैरिजन करें फ्लैश मेमोरी का तो ये उससे ज़्यादा फास्टर होती है और डिग्रेडेशन भी ये सफ़र नहीं करती। नेक्स्ट आपके पास DRAM की वेरिएशंस हैं। DIP 16 पिन का था, SIP 30 पिन का, SIMM 30 पिन का, SIMM 72 पिन की आई, DIMM 168 पिन की, DIMM 184 पिन की, RIMM 184 पिन की और DIMM 240 पिन की। ये कुछ इसकी टाइप्स। नेक्स्ट आपके पास मेमोरी की स्लॉट्स हैं। रैम जो है वो कोई ना कोई मेमोरी के स्लॉट के अंदर फिक्स होती है, जो उसके मॉड्यूल्स होते हैं और उसको मेमोरी स्लॉट्स के अंदर इंसर्ट किया जाता है और बड़ी एहतियात के साथ मेमोरी स्लॉट्स को आप उसके अंदर इंसर्ट करते हैं। नेक्स्ट ये आपको बताया गया कि किस तरह आपने रैम को उसके अंदर इंसर्ट करना है, मूव इन करना है और किस तरह मूव आउट करना है। इंस्ट्रक्शंस किस तरह रैम अपने अंदर एग्जीक्यूट करती है और उसको आउटसाइड पे एग्जीक्यूट किस तरह करती है, ये उसके बारे में। नेक्स्ट वी हैव द कंसेप्ट ऑफ मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग के हम डिफरेंस देखें तो मल्टीटास्किंग एक ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर आप मल्टीपल टास्क को किसी भी सेम पीरियड ऑफ टाइम में आप उसको कर सकते हैं, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं या उसे कंप्लीट कर सकते हैं। टास्क जो होते हैं वो शेयर होते हैं कॉमन प्रोसेसिंग रिसोर्सेज के अंदर, CPU के अंदर और मेन मेमोरी के अंदर। एक CPU जो होता है वो एक टास्क एट द सेम टाइम जो है वो कंप्लीट कर और ये कंटेक्स्ट स्विचिंग की डेफिनेशन है। द एक्ट ऑफ रीअसाइनिंग अ CPU फ्रॉम वन टास्क टू अनदर। एक टास्क के बाद दूसरा टास्क जो CPU को हम देते हैं उसको आप कंटेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं, जो CPU उसके ऊपर स्विच होता है। अगर मल्टी प्रोग्रामिंग की बात करें तो ये तमाम टास्क जो हो रहे टास्क हैं वो रन हो रहे होते हैं जब तक कि कोई ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म ना हो जाए जिसके लिए कोई आपके पास वेटिंग या एक्सटर्नल इवेंट ना चाहिए हो। मीन्स टू से कि आप ये कह सकते हैं कि जब तक कि कंप्यूटर स्केड्यूलर फोर्सफुली नेक्स्ट जब तक उसको कोई उसको कंपोनेंट नहीं मिल जाता है तब तक वो नेक्स्ट
टास्क के ऊपर रन नहीं होता विदाउट सीपीयू। नेक्स्ट यू हैव हाउ मच रैम इज नेसेसरी, इसमें कुछ इंपॉर्टेंस बताई गई है, रैम की इंपॉर्टेंस क्या है। द अमाउंट ऑफ रैम इज नेसेसरी इन कंप्यूटर ऑफन डिपेंड्स अपॉन टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, कौन सा आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं उसके मुताबिक रैम जो होती है उसकी नेसेसिटी आपको होती है, आपके प्लान के मुताबिक होती है। ज्यादा अगर आपका वर्क है तो ज्यादा आपको रैम चाहिए ऑब्वियसली। नेक्स्ट आपके पास सेमीकंडक्टर की कुछ मेमोरी टाइप्स बताई गई हैं, रैम रोम, पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम और फ्लैश मेमोरी के बारे में वॉलेटिलिटी बताई गई है, रेजेबल और कैटेगरी बताई गई। नेक्स्ट आपके पास मेमोरी है। मेमोरी का मींस सिंपली आप ये कह सकते हैं कि एक्सेस टाइम इज द अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स टू प्रोसेसर टू रीड फ्रॉम मेमोरी। एक्सेस टाइम सिंपली आप कह सकते हैं कि ये उस अमाउंट ऑफ टाइम होता है जो कोई भी आपने मेमोरी को एक्सेस करना होता है, उसको रीड आउट करना होता है। तो कोई भी मेमोरी आपकी रैम या रोम पे स्टोर है तो आप उसको एक्सेस जब करते हैं तो वो टाइम जो लगता है वो मेमोरी का, उसको आप नैनो सेकंड्स के अंदर देखते हैं। और एक्सेसिंग टाइम जो होता है वो बहुत ज़्यादा फास्टर होता है हार्ड ड्राइव ड्यू टू मैकेनिकल पार्ट्स की बनस्बत। ये एक एग्जांपल दी है कि 10 मिलियन ऑपरेशंस वन ब्लिंक के अंदर हो जाते हैं कंप्यूटर के अंदर। नेक्स्ट अगर आप इसको कैलकुलेट करना हो एक्सेस टाइम तो आप ये कुछ फार्मूलाज हैं और इसके अंदर ये बताया गया कि क्या एक्सेस टाइम है। एस डी रैम का 5 नैनो सेकेंड्स हैं, डी डी आर का 3.75 नैनो सेकेंड्स है, DDR2 का 1.25 नैनो सेकेंड्स है, DDR3 का 0.625 नैनो सेकेंड्स है, RD रैम का 0.625 नैनो सेकेंड्स है और रोम का आपके पास 25 to 250 नैनो सेकेंड्स है एक्सेस टाइम। सो दैट्स ऑल फॉर द डे. We have covered about memory, what memory stores, types of memories, non-volatile, RAM, SDRAM. If you have any question or query, you may ask in the comment section below. And don't forget to like, comment, share, and subscribe my channel. Have a great day. Thank you.